अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? यौम पाकिस्तान आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 81वां यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। आज 23 मार्च है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर हुई थी और वो करारदाद मंजूर हुई थी मीनार पाकिस्तान के मकाम पर। और उसके बाद 7 साल यानी कि 14 अगस्त 1947 वो दिन था जब हम अपना ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। तो आज के दिन को मनाने का मकसद ये है कि हमारे जो तमाम देखने वाले हैं, हमारी नई नस्ल है, उनको ये बताया जाए कि ये मुल्क जो है कितनी कुर्बानियों से हमने हासिल किया और इस मुल्क की अहमियत हम तमाम लोगों के लिए क्या होनी चाहिए। तो आज हमारा पहला टॉपिक यही होगा। 23 मार्च 1940 से मुताल्लिक कुछ बात करेंगे। कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर जो हैं और उनके साथ जो कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में और कई दिन हो गए हैं धरना दे रहे हैं, एहतजाज वो कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनको रेगुलराइज़ किया जाए और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाए। इस इशू पे हमें बात करनी है। कैटल शो हो रहा है, उस पर बात करेंगे और आखिर में वुमेन सेफ्टी ऐप हमारा जो है टॉपिक होगा। तो आगाज़ करते हैं जी। आज 23 मार्च 1940 यानी कि यौम पाकिस्तान का दिन है। ये हमें याद दिलाता है उस करारदाद लाहौर की जो बाद में करारदाद पाकिस्तान और फिर एक अलग रियासत की बुनियाद बनी। 23 मार्च 1940 वो दिन था जब लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास में तारीख़ी करारदाद मंजूर हुई थी और उसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने बर सग़ीर में मुसलमानों के जुदा वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की थी और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर करवाने में कामयाब रहे थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को जो इफ्तिताही इजलास हुआ उससे खिताब किया और उन्होंने पहली मरतबा ये कहा था कि हिंदुस्तान में ये मसला जो है वो फ़िरका वाराना नौयत का नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी यानी कि ये 2 कौमों का मसला है। इस इजलास के बाद शेर बंगाल मौलवी अब्दुल हक ने करारदाद पेश की और इसके मुताबिक उन इलाकों में जहां मुसलमान की अददी अक्सरियत ज़्यादा है यानी कि जहां पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और शिमाल मशरक़ी इलाके में, उन्हें इकट्ठा किया जाए और उनमें एक आज़ाद मुमलिकतें कायम की जाएँ जिनमें शामिल यूनिट्स को खुद मुख्तारी और हाकमियत आला हासिल हो। यही करारदाद बाद में एक आज़ाद रियासत के क़याम की तहरीक का पेश खैमा साबित हुई और हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। और इस रोज़ की ख़ास बात तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड है। ताहम इस साल मौसम ख़राब है जिसकी वजह से पाकिस्तान डे की परेड जो है उसको 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया है और अब ये परेड जो है यौम पाकिस्तान की अब 25 मार्च को होगी। मीनार पाकिस्तान से मेरे साथी एंकर, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरे साथी एंकर आज मेरे साथ मौजूद नहीं है, तो घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। वो मेरे साथ मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो इस वक्त मौजूद है मीनार पाकिस्तान के मकाम पर। मोहम्मद अकबर बाजवा, आप सुबह सुबह उठ के जो हैं बगैर बताए वहाँ पर चले गए हैं। हम भी वहाँ पर जाते तो हम मिलकर वहाँ से शो कर सकते थे। अच्छा नहीं किया वैसे आपने। चलें बताएं क्या देख रहे हैं और इस दिन की अहमियत के बारे में लोग क्या कहते हैं। जबरदस्त आयशा, पहली बात तो ये कि जो स्टूडियो बैठ के अक्सर आप लोगों को बता रही होती ना कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, शहरी बहुत खुशी से निहाल हो गए हैं, बड़ा औसम मौसम है। तो बस कर दे अकबर, ये मत कहिएगा कि मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि फिर मैंने और ज्यादा जेलस हो जाना है आपसे। लेकिन तो मैं चाह ही रहा हूँ, मैं करना ही चाह रहा था, आपको जेलस करना चाह रहा था। और दूसरा ये कि यहाँ पे जैसे आप ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और 23 मार्च आज यौम पाकिस्तान है। 1940 में यहाँ पर करारदाद लाहौर जो पेश की गई थी उसमें हमारे असलाफ, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बड़ों ने जो एक फोरथॉट थी उनकी, जो उनका विजन था उसका उन्होंने मुजाहरा किया था। जैसे अभी आप बता रही थी कि शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने यहाँ पर करारदाद पेश की थी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर मौजूद थे 1940 में। और उस वक्त ये सोचा गया था कि जो मुस्लिम रियासतें हैं वहाँ पर जहाँ पे अक्सरियत है मुसलमानों की, वहाँ पर मुसलमानों को ऑटोनॉमी दी जाए, ये मुतालबा रखा गया था और फिर उसको 7 साल लगे पूरा होने में। और आज शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। तो एक तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है, अगेन मैं ये साथ बता दूं, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स मैं देखता रहा हूँ सुबह से, मीनार पाकिस्तान है, फिर यहाँ पर बादशाही मस्जिद है, फिर यहाँ पर रंजीत सिंह की मढ़ी है, म्यूजियम है, यहाँ से भी हमने आपको दिखाना था। बड़े ज़बरदस्त आर्टिफैक्ट्स है अंदर जो याद दिलाते हैं हमारी पुरानी जो सकाफत है उसकी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर लोगों की तादाद काफ़ी है, लेकिन दूसरी साइड पर अभी इस जगह पर 12 बजे के बाद उन्होंने कहा कि लोग आ सकेंगे। बट अगेन यहाँ पे आके अच्छा बहुत महसूस हो रहा है और उसकी वजह आज किसी भी टाइम से ज्यादा महसूस इस वजह से होती है कि हम जब देखते हैं इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू जो अक्सरियत है वहां पर और खासतौर पे जो इंतहा पसंद अक्सरियत है वो क्या कर रही है। हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं और मैं वैसे भी हमेशा ये कहता हूं कि हम एक ही लोग हैं, उनसे तो किसी किस्म का मसला नहीं। लेकिन खूबसूरती ये थी, कायद आज़म के दिमाग में ये आया, अल्लामा इकबाल ने सोचा ये, और कितनी दूर का सोच लिया उन्होंने
कि अगर हम इनके साथ रहेंगे जो इंतहा पसंदी करते हैं और नहीं किसी भी तौर हुकूक लेने देंगे मुसलमानों को, तो हमें यही बात अकबर जो आप कर रहे हैं कि इस वक्त हमें वो नजर आ रहा है कि उनका विजन जो था वो कितना दूर का सोचते थे कि आगे जाकर कहीं ना कहीं ये मसला आएगा। और इस वक्त हम भारत में जो सिचुएशन देख रहे हैं, अब पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है कि वहां पर अकलियतें जो हैं उनके साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है और वो किस तरह से एक उनका जो नजरिया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुत्वा हो, सिर्फ हिंदू रहने चाहिए और इसके अलावा जितने भी मजहब वहां पर हैं जो अकलियत में हैं उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। तो डेफिनेटली उनकी जानिब से ये सोचा गया था और बहुत दूर का उन्होंने सोचा था और हमारा बहुत अच्छा सोचा था। अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपसे हम कुछ मजीद भी बातें करेंगे, तब तक जरा मौसम एंजॉय कर लीजिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज 81वां यौम पाकिस्तान हम मना रहे हैं और अक़वाम आलम में पाकिस्तान के सफ़र को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान को अगर हम 70 बरस में देखें तो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स भी बहुत हैं और पाकिस्तान के बाद मसाइल और नाकामियां भी मौजूद हैं। उसमें अगर आप कामयाबियों को देखें तो पाकिस्तान ने साइंस में भी तरक्की की है, तालीम के मैदान में काफ़ी लोग आगे आए हैं। उसके अलावा आप देखिए कि आपकी एक जोग्राफिक लोकेशन है, उसकी वजह से आपने खित्ते में बहुत अहम रोल अदा किए हैं। और आज से नहीं, पिछले 40 साल से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतों का एक महवर बना हुआ है, उनकी सोच का भी और यहाँ की एक्टिविटी का। और उसके साथ साथ ये कि इस्लामी दुनिया में हमने बड़े कलीदी रोल अदा किए हैं, लेकिन बाद हमारी खामियां, बाद प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कौम को तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें यही चाहिए कि आपको कुछ अरसे के बाद अपना एक एहतसाब करना चाहिए, खुद एहतसाबी, जिसे हम कहते हैं कि अपना एक सारी कारगुजारी के ऊपर एक नजर दौड़ाई जाए और देखा जाए कि कहाँ हम कमी छोड़ गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम कौमी एतबार से एक तो हमारे अंदर इत्तेहाद की निस्बतन कमी है, बड़ी दुश्मन बाहर से कोशिश करके तो हमारे अंदर सुबाइयत, लिसानियत वगैरह या बाज़-औक़ात फ़िरक़ावारियत का भी एक हिस्सा चलाने की कोशिश की है। बहुत नहीं बड़ा, लेकिन बारसूरत ये चीज़ें नहीं जिससे कि कौमी इत्तेहाद जो है वो कमज़ोर होता है। फिर जो हमने वॉर एंड टेरर में हिस्सा लिया, काम तो हमने बड़ा ज़बरदस्त किया, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन उस चीज़ ने हमारी इकॉनमी ख़राब कर दी। आप देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि 126 अरब रुपए का हमारा डॉलर का हमारा नुकसान हुआ इस पीरियड में। तो वो यही है कि इकॉनमी आपकी उतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से अवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई जिस तरह वो चाहते हैं। तो इस तरह आप कह लीजिए कि बाज़ इश्यूज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में आज अगर 1947 से लेके आज दिन तक अगर आप देखें तो अवाम की जिंदगी में हर आए दिन पहले से बेहतर दिन आए। मैं आज आसूदगी देखता हूँ अवाम के अंदर, वो चेहरों पे रौनक देखता हूँ। अगर आप इंटरनेशनल इंडेक्स देखें तो भारत की निस्बत हम बहुत बेहतर हैं। यहाँ पे अवाम जो है वो अपने मुल्क के हालात से, मुल्क से बहुत ज्यादा खुश हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वो चीज अब हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अवाम का मुतमईन होना बगैर किसी वजह के नहीं होता। ठीक है, गुर्बत भी है, बाज लोग बेचारे बहुत ज्यादा गरीब, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए हुए हैं जिनके जरिए आप गरीब गुरबा को लुक आफ्टर करते हैं। हमारा अपना ज़कात का निज़ाम मौजूद है। ये इस्लामी रियासत की खूबियाँ हैं जहाँ गरीब की मदद के लिए रियासत कुछ न कुछ ऐसा इंतज़ाम रखती है, और ख़ास तौर पर ज़कात का निज़ाम तो इस्लामी निज़ाम। तो इस तरह बहुत अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं जहाँ गरीब आदमी के लिए भी कुछ न कुछ आसरा मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक मिक्स बैग है जहाँ अच्छाइयाँ भी हैं हमारे पल्ले बहुत सारी, और कुछ खराबियाँ, कुछ कमजोरियाँ भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही अमजद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर खामियां हैं वहीं पर खूबियां भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान को चैलेंजेस का भी बहुत ज़्यादा सामना रहा है और हम तकरीबन रोज़ ही इन इश्यूज़ पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन राइट नाउ इस वक्त जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, आपको क्या लगता है हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये दो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक हमारा अंदरूनी तहाज़, आप देखते हैं कि सियासी एतबार से हम बड़े बुरी तरह तकसीम हैं, पोलराइजेशन हो गई हुई है। और बदकिस्मती पाकिस्तान की ये रही
कि हमें कोई अच्छे लीडर, पुरखलूस लीडर नहीं मिले, सेल्फलेस लीडर नहीं मिले, जो अपनी जात से हटके, अपने खानदान से, घर बार से हटके अवाम का सोचते। तो वो एक हमारा एक कमजोर एरिया है जिसमें हमें बड़ी शदीद दिक्कत है। और उसके लिए होना यही चाहिए कि मेरिट को अपनाया जाए। अगर आप कौम को मेरिट के ऊपर ईमान रखने के लिए उनको तैयार करेंगे, तो जो अच्छे लोग हैं, जो लायक लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो खुद ब खुद आगे आएंगे। तो एक तो ये आपका इशू है। दूसरा ये है कि हम एक कर्जों के जाल में फंस गए और ये बड़ा सीरियस मसला है, जहां कर्जे हमारी अपनी कुल आमदन से तकरीबन 80-85% हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमें आइंदा भी कर्जे लेके ही अपनी जिंदगी गुजारना हो, क्योंकि आपकी आमदन जो है अगर 85% कर्जे की शक्ल में चले जाए तो आप क्या करेंगे। तो इन हालात में बड़ा जरूरी है कि हम मिल के बासख्त फैसले करें, एक स्ट्रेटजी वर्कआउट की जाए जो कर्जों से हमें निजात दिलाने का एक रास्ता बनाए, और आवाम को फिर ये एहसास दिलाया जाए कि इस कर्जे से जान छुड़ाने के लिए अगर आपको कुछ सख्ती झेलनी पड़ती है तो वो आप भी तैयार रहें और हुक्मरान भी सख्ती झेलता नजर आए। यानी आप अपने ऊपर भी पाबंदियां आयद करें। अगर हुक्मरान आपको या अमीर तबका घूमता फिरता, ऐश करता, छुट्टियां मनाता यूरोप में नजर आएगा तो आवाम के दिल बुरे होंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि फिर उन्हीं के ऊपर सिर्फ सख्ती लगाई जाए। तो इसमें जरूरत है बड़ी के कर्जों से निजात हो इस मुल्क को, ताकि आवाम की भलाई पे पैसा खर्च किया जा सके और फिर मेरिट को आप लागू करें ताकि कोई अच्छे लीडर आपके सामने आ सके। अच्छा जनरल साहब, आप हमारी काबिल फ़ख्र फ़ौज का हिस्सा रहे हैं। 23 मार्च की मुनासबत से जो परेड होती है उसकी अहमियत क्या है, उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। दो बहुत ही अहम पहलू हैं। एक तो ये कि आपके अवाम वो टेलीविजन पे उसको बैठ के देखें या ग्राउंड में जाके देखें या मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह हमने असले का एक नुमाइश लगाई होती है, लोग आके स्टूडेंट्स वगैरह मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो आपके अवाम को एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, अवाम के अंदर एक एतमाद पैदा होता है कि हमारी अफवाज, उनका असला, ये मुसल्लह अफवाज जो है वो वाकई सही मानों में जंग की तैयारी करके बैठी हुई हैं और इनके पास इक्विपमेंट हालत में है। आप अपनी एयरफोर्स को देखते हैं, अपनी नेवी की वो एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें वहाँ कराची के लोग सिंध में वो देखते हैं। तो एक बड़ा अवाम में एक जज्बा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर वैसे भी अफवाज पाकिस्तान को। ठीक है अमजद शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं सबसे अहम इशू की, जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं, तीसरी लहर आ चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 72 अफराद अब तक जान की बाजी हार गए हैं। 3270 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC का इजलास हुआ और उसके बाद वायरस के फैलाव के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया जो है वो अब 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, जबकि वैक्सीनेशन का पहला मरहला भी जारी है, जिसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन डॉक्टर जो है उनकी जानिब से एक शिकायत अब ये सामने आई है कि वैक्सीनेशन के लिए जो उनकी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो 1166 पर रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवानी है, उसको रोक दिया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए सरकारी मोबाइल नंबर पर 1166 पर उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है और पैरामेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बंद कर दी गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से जो है उनके नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन जारी है कोरोना की, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया जाए। ज़रा इस बारे में बताइएगा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पंजाब की है और दूसरे सूबों में कुछ कदरे बेहतर है, खासकर सिंध की अगर बात की जाए। थोड़ा बहुत KPK के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पंजाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ अमवात भी हो रही हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेड्स ऑक्यूपेंसी कम होती जा रही है, हेल्थ वर्कर्स पे भी लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर ब्रांच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया और वो ये समझते हैं कि ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है
खदशात का इजहार किया है। और अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होती है और हमें हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है और ये खासकर जो यूके वेरिएंट है वो बहुत तेजी से एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है और उसकी तकरीबन 70 to 75% उसकी ताकत बड़ी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों में बहुत तेजी से फैल जाता है। तो हमें डर है कि ये दूसरे सूबों में और तेजी से फैल जाए। तो अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन पहली जो वेव थी और सेकंड वेव जो आई उसमें इसी हिकमत अमली के तहत कंट्रोल किया गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो इक़दाम थे उनको सराहा गया कि पाकिस्तान ने जैसे कंट्रोल किया है वो बेमिसाल है। तो आपको नहीं लगता कि तीसरी लहर के दौरान भी इस तरह से किया जा सकता है? इतना ज़रूरी नहीं है कंप्लीट लॉकडाउन लगाना? मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि पाकिस्तान ने कोई बहुत अच्छा इक़दाम उठाया कि उससे कंट्रोल हो गया। कहाँ पे कंट्रोल नजर आया आपको? ये तो डॉक्टर साहब ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके लोगों की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है। मैं वही आ रहा हूँ। इस पाकिस्तान में आप लोग तो रहते हैं, आपके व्यूअर्स तो रहते हैं ना, मुझे बताइए कि कहाँ पर अभी SOPs को फॉलो किया जा रहा है, किस जगह पे? मैं कल भी किसी शादी से होकर आया हूँ जहाँ पर किसी किस्म का कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। हर आदमी गले भी मिल रहा, हाथ भी मिला रहा, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लोग करीब करीब खड़े हुए। मुझे नहीं लग रहा था उस जगह पे कि मैं कहीं कोरोना का कोई बात हो रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ है कहीं पे, वहाँ कहीं नहीं लग रहा था। यही फिलहाल आपको मार्केटों में, बाजारों में, किसी जगह पे, फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यहाँ पे बात करी नंबर्स की। अगर हम नंबर देखें तो दूसरे मुल्कों के हिसाब से बड़े ही बहुत कम हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का है कि कुदरत ने पता नहीं क्या हमारे साथ अच्छा किया है कि हम इन सब बातों के बावजूद हमारी जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत कम है, नंबर ऑफ केसेस स्टिल बहुत कम है। ये एक है, मैं इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि इस कुदरत के इस मदद से हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें जो SOPs बताई गई है उस पे अमल करना चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें करना चाहिए, तो ज्यादा जल्दी हम इस वबा से जान छुड़ा सकते हैं। आखिर में डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अब ये इत्तलात आ रही है कि डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो थी 1166 नंबर पर वो बंद कर दी गई है और इससे पहले भी ये खबर आई थी कि अब जो आम लोग हैं, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा वैक्सीन मौजूद होगी और ज़्यादा मौजूद होनी चाहिए, इसलिए अब डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की ये रजिस्ट्रेशन रोकी जा रही है। इज इट द राइट थिंग टू डू? ये ठीक किया है गवर्नमेंट ने जो इस वक्त कर रही है? नहीं, अगर ये ठीक होता तो मैं ये कल स्टेटमेंट नहीं देता। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे यहाँ सिंध कराची में सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA हाउस के अंदर सेंटर बनाया और इसलिए किया कि जो एक शिकायत थी कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं या खासकर डॉक्टर्स जो हैं वो रिलेक्टेंट है, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। लेकिन जब ये सेंटर कायम हुआ और लोगों को ये पता लगा, डॉक्टरों को, कि जी PMA हाउस में हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए और हमने वैक्सीन बहुत आसानी से सब लोग करा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले पता चला हमें फ्राइडे को कि जी ये 1166 पे हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रही है। फिर हमने लोगों को कहा कि आप वेबसाइट पे जाके एक पेज है जो कि हेल्थ वर्कर का, उस पर करें। तो पता चला कि वो जो पोर्टल था वो हटा ही दिया गया, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ही हटा दिया गया। तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि हुकूमत की, आप कहती हैं कि दुनिया तारीफ कर रही है, ये कैसे है? हमारे यहाँ 190 डॉक्टर अब तक इंतकाल कर चुके हैं, 31 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर गए हैं। आप नाम देते हैं हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को, तो ये वैक्सीनेशन तो इनको रोक दी गई है और ये कहा जा रहा, मैसेज में ये आता है कि जब ये शुरू होगा आम लोगों की तरह तो आपको भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये क्या दुनिया में इसी तरह हो रहा है कि हेल्थ वर्कर का? बिल्कुल ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ पे बैठ के जो फैक्ट्स हैं वो स्टेट करते हैं, बताते हैं, उस पर आपका तज्जिया भी लेते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि ये जो साइनोफार्म वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी अब सवाल उठना शुरू हो गए थे कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का टेस्ट पॉजिटिव आया और उससे एक दिन पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, तो ये वैक्सीन कितना टाइम लगाती है असर करने में, इलाज शुरू करने में?
देखिए ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि साइनोफार्म का वैक्सीन पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया और वो बीमार हो गए, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। खुदारा इस चीज को समझने की कोशिश करें कि वैक्सीन लगाना बिल्कुल जरूरत है। ये इससे कोइंसिडेंस के वजीर आजम साहब के साथ जो डॉक्टर्स की टीम है उनको शायद समझ में नहीं आया होगा, या उनकी जो सिम्टम डेवलप हुआ था उस वक्त उनको सही तरह से नहीं उसको डायग्नोज किया गया। वजीर आजम साहब 2-3 दिन पहले वैक्सीनेशन करने से 2-3 दिन पहले से वो इन्फेक्टेड हो चुके थे और उस दौरान वो डिटेक्ट नहीं किया गया, और वैक्सीन लगाने के बाद जब उनके सिम्टम्स में इजाफा हुआ तो फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो इससे वैक्सीन की कोई अफादियत का या उसके नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्सीन 1.5 महीने से पाकिस्तान में लग रहा है और बहुत कामयाबी के साथ लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है और कोई साइड इफेक्ट्स के रिपोर्ट भी नहीं हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसिस सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सबको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। अगर वज़ीर आज़म का पॉजिटिव आ भी गया है टेस्ट तो वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, और इतने अरसे से तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका है हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो दीगर टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और इस आखिरी हिस्से में हमने बात करनी है कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो जारी है, आज उसका तीसरा रोज़ है। और इस कैटल शो का मकसद ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है डेयरी में, लाइव स्टॉक में, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है और उससे आप कितने पैसे, कितना मुनाफा कमा सकते हैं। साबरा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये कितना कामयाब रहा है कैटल शो। साबरा बताइएगा, आज आखिरी रोज़ है, तीसरा रोज़ है, और अभी तक आप क्या देख रहे हैं, कितनी कामयाबी मिली है इस कैटल शो से, और जो मकसद था बेसिकली कि ये जो सेक्टर्स हैं जैसे कि डेयरी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है ये लोगों को बताना, तो इसमें कितनी कामयाबी मिली है अभी तक? आयशा बहुत शुक्रिया। और अगर इस शो की कामयाबी की बात करें तो यहाँ पर जो लोगों की दिलचस्पी है वो ही हमें बता रहा है कि शो कितनी हद तक कामयाब हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गायें बकरियां जहाँ पर ये लगी हुई हैं बाड़ा, यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर सुबह 9 बजे खुलते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद थी जो यहाँ पर देखने के लिए आ गई। शायद आज छुट्टी का दिन है और लास्ट डे भी है इस कैटल शो का, तो इसलिए शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो सुबह से ही यहाँ पर आ चुकी है, और कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। तो जाहिर है लोगों की दिलचस्पी है, इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जानवर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, बलूचिस्तान और सिब्बी के ख़ास जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से कि 200 से ज़ायद ब्रांड के जानवर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर परिंदे हैं, जो यहाँ पर मकामी लोगों के जो पालतू कुत्ते थे, पालतू बिल्लियाँ थी, उनको भी यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर दीगर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, तो कराची वालों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है। और आज ठीक है, यानी कि बहुत कामयाब रहा है ये कैटल शो, और इस तरह के कैटल शो आई होप इस कामयाबी के बाद हम कह सकते हैं फ्यूचर में भी होते रहेंगे। साबरा बतूल हमारे साथ मौजूद थी। साबरा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए सारी सूरत हाल से। तो आज यौम पाकिस्तान है, आज पूरा दिन हम यही देखेंगे कि मुख्तलिफ तकारीब होंगी। परेड जो है वो अब 25 मार्च को होगी, मौसम की ख़राबी की वजह से उसको आगे कर दिया गया है 2 दिन। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि तंजीम, इत्तेहाद, ईमान अगर हमारे पास मौजूद है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत जो है पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती है, और इस दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान का वजूद ख़त्म नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होकर रहें, हमारे अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो हैं उनको ख़त्म करें और अपनी आने वाली नस्ल को इस दिन की अहमियत से मुतालिक बताएं और इस मुल्क की कदर करें। वक्त ख़त्म हो गया शो का, मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।